हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नवी क्लासेस पर मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ एक नई वीडियो यूनिट 5 पर प्री कॉलोनियल एंड कॉलोनियल इंडिया पर मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत से फ्रेंड्स, बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जल्दी से नई वीडियोस लाइए। तो देखिए, मुझे खुद आपसे भी ज्यादा जल्दी रहती है कि मैं जल्दी से आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं, ताकि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस जो है वो मोस्टली कवर हो सके। तो चलिए आज ये वीडियो करेंगे। और एक अच्छा सा थॉट है आपके लिए कि जिंदगी में खत्म होने से जैसा कुछ नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। तो हमेशा आपको कार्यरत लगे रहना चाहिए अपने एम को पाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यूनिट। क्वेश्चन नंबर 1 इज which among the following was a feature of Indian economy in the pre-colonial period? पूर्व औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चर, यानी कि आत्मनिर्भर कृषि। ऑप्शन बी आपको दिया गया है फ्लोरिशिंग ट्रेड, यानी कि फलता फूलता व्यापार। ऑप्शन सी है आपके पास रिच हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, समृद्ध हस्तशिल्प उद्योग। या ऑप्शन डी ऑल द अबव, कि ये सभी जो विकल्प हैं वो सही हैं। तो आपका सही जवाब भी यही है, ऑप्शन डी ही है कि ये सारे विकल्प सही हैं, क्योंकि जो पूर्व औपनिवेशिक काल जो है, प्री कॉलोनियल पीरियड जो है, उसमें अर्थव्यवस्था जो थी इन सभी चीजों पर डिपेंड करती थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द मेजर फीचर ऑफ इंडियन ट्रेड इन प्री कॉलोनियल टाइम्स वर। पूर्व उपनिवेशिक काल में भारतीय व्यापार की प्रमुख विशेषताएं थी। ऑप्शन ए आपके पास है अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार का एक अनुकूल संतुलन। ऑप्शन बी इज अ फॉरेन ट्रेड मोस्ट स्टेबल टू द लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, भारत में विनिर्माण के स्तर के लिए सबसे उपयुक्त एक विदेशी व्यापार। या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। या ऑप्शन डी नीदर ए नॉर बी, ना तो ए और ना ही बी सही है। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। जो इंडियन ट्रेड था उसकी मुख्य विशेषताएं थी कि व्यापार का अनुकूल संतुलन, और भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इट इज मोस्ट स्टेबल सुटेड बाय द फॉरेन ट्रेड। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से दी गई कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इज ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज मेड एन इम्पैक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज के हर पहलू पर प्रभाव डाला। ऑप्शन बी इज द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज improved after the colonial conquest, औपनिवेशिक विजय के बाद स्वदेशी उद्योगों के प्रदर्शन में सुधार हुआ। ऑप्शन सी है इंडियन एग्रीकल्चर रिमेन्ड अनचेंज्ड फ्रॉम द प्री कॉलोनियल टू कॉलोनियल पीरियड, भारतीय कृषि पूर्व औपनिवेशिक से औपनिवेशिक काल तक अपरिवर्तित रही। या ऑप्शन डी कि इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए, ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज मेड एन इम्पैक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों ने भारतीय समाज के हर पहलू पर उन्होंने असर डाला था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 is the British East India Company got a legal charter for trade from the British Crown in the year dash। इसमें आपको बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष में ब्रिटिश ताज से व्यापार के लिए कानूनी चार्टर मिला था। चार विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है 1600 में, ऑप्शन बी है 1605 में, ऑप्शन सी है 1610, या ऑप्शन डी 1615 में। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन ए 1600 में। इन द ईयर 1600 ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी गोट अ लीगल चार्टर फॉर ट्रेड फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। और आपको इसके साथ बता दूं कि उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? क्वीन एलिजाबेथ थी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ प्लासी टुक प्लेस। आपको बताना है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। चार ऑप्शन आपके पास है, 1557, 1657, 1757 या 1857। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन सी 1757।
जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने लगभग 1 सदी तक, 100 वर्षों तक इसने भारत में शासन किया था। इसका शासन काल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो यहीं से बैटल ऑफ प्लासी से शुरू हुआ था 1757 से, और 1857 तक, जब पहला स्वतंत्रता संग्राम जो था आजादी के लिए, वो लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इज द ड्रीम थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय द नेशनलिस्ट रेफर टू। राष्ट्रीयवादियों द्वारा उल्लिखित नाली सिद्धांत आपको बताना है कि कौन सा है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में ड्रेनेज सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी इज द प्रोसेस बाय विच सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज नेशनल वेल्थ वाज बीइंग एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड फॉर विच इंडिया गोट नो इकोनॉमिक रिटर्न्स, कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, जिसके लिए भारत को कोई आर्थिक लाभ नहीं मिला। ऑप्शन सी इज द प्रोसेसेस ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, चिकित्सकों की प्रक्रियाएं, या ऑप्शन डी द प्रोसेसेस ऑफ मैजिक इन इंडिया, भारत में जादू की प्रक्रियाएं। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, कि जो ड्रीम थ्योरी थी, नेशनलिस्ट्स ने जो ड्रीम थ्योरी दी थी, वो वह प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, जिसके द्वारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो इंग्लैंड को निर्यात किया जा रहा था, इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, और बदले में जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया को कोई उसका इकोनॉमिकल बेनिफिट नहीं दे रहे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड वाज अकम्पनीड बाय। इंग्लैंड का औद्योगिकरण किसके साथ हुआ था? ऑप्शन इज द डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन कॉटन मैन्युफैक्चरर, भारतीय कपास निर्माता की गिरावट और विनाश। ऑप्शन बी इज द ग्रोथ ऑफ इंडियन कॉटन मैन्युफैक्चरर, की भारतीय कपास निर्माता की वृद्धि के साथ। ऑप्शन सी इज द स्टेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, कि भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का स्थिर उद्योगीकरण जिसमें कपास का उत्पादन भी शामिल था। या ऑप्शन डी डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, भारत से ब्रिटिश आयात में गिरावट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, द डिक्लाइन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर। तो इंडियन कॉटन मैन्युफैक्चरर की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंग्लैंड था, इंग्लैंड का औद्योगिकरण, वो किसके साथ हुआ था? भारतीय कपास निर्माता का पतन के साथ, उसके पतन और उसके विनाश के साथ। और जो ये प्रोसेस थी, ये किसके अंतर्गत हुई थी? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मेंट दैट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज। कृषि के व्यवसायीकरण का अर्थ था कि कृषि उपज जो थी वो ऑप्शन ए हैविंग हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, कि उस पर जनसंख्या का उच्च दबाव था। या ऑप्शन बी सबसिस्टेंट इन कैरेक्टर, की वो जो थी वो निर्वाह के लिए थी। ऑप्शन सी इज प्रीडोमिनेटेड विद फूड ग्रेन्स, जो खाद्य पदार्थ थे उनके साथ वो पूर्व निर्धारित थी। या ऑप्शन डी ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ मार्केट, एक बाजार की ओर उन्मुख थी। तो सही जवाब जो है, कमर्शियलाइजेशन किसी भी चीज का होता है तो वो किस मोटिव से होता है? दैट इज जस्ट टू मेक मनी। तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अ मार्केट। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 इज प्रोफेसर सुमित सरकार वाज ऑफ द ओपिनियन दैट। आपको बताना है कि प्रोफेसर सुमित सरकार की राय थी, 4 विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन इज इन कॉलोनियल इंडिया लेजिस्लेटिव पॉलिसी एक्टिवली डिस्करेज्ड एक्सप्लॉइटेशन इन इंडिया, कि भारत में नीतियों को सक्रिय रूप से शोषण को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन बी इज बिहाइंड ए फिकेड ऑफ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफन एक्टिवली प्रमोटेड यूरोपियन एंटरप्राइज, लाइजेस्फेयर की एक खेप के पीछे सरकार की नीतियां अक्सर सक्रिय रूप से यूरोपीय उद्यम को बढ़ावा देती हैं। ऑप्शन सी इज लेजिस्लेटिव एज अ पॉलिसी वाज फॉलोड ओनली इन श्रीलंका, कि इस नीति जो थी एक नीति के रूप में, लेजिस की जो नीति थी इसका पालन केवल श्रीलंका में किया गया। ऑप्शन डी चीन में किया गया। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन बी, कि बिहाइंड अ फिकेड ऑफ लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफन एक्टिवली प्रमोटेड यूरोपियन एंटरप्राइज, कि लाइजेस्फेयर की जो ये एक खेप के पीछे सरकार की जो नीतियां थी वो अक्सर सक्रिय रूप से जो यूरोपियन वो थी एंटरप्राइज उसको बढ़ावा देती है।
देखिए ये ना सोचिए कि इतने बड़े बड़े जो है ऑप्शंस, पीछे पेपर में भी आप देखेंगे ये पहले भी इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स के साथ ही क्वेश्चन ऐसे के ऐसे आए हैं, और आगे भी होप है कि ऐसे ही आएंगे। तो इसके जो ऑप्शंस है आपको बस एक बार इसको लर्न करने के लिए नहीं, बस इसके इससे आपको गो थ्रू होने की जरूरत है। 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Number 10 is a society in which development is retarded because of factors like colonial rule or colonial pressure is known as, कि एक ऐसा समाज जिसमें औपनिवेशिक शासन या औपनिवेशिक दबाव जैसे कारकों के कारण विकास मंद है, उसे क्या कहते हैं ऐसे समाज को? ए अंडर डेवलप्ड सोसाइटी यानी विकास समाज के तहत। ऑप्शन बी इज इम्पैक्टेड सोसाइटी, समाज को मतलब समाज में प्रभावित सोसाइटी। ऑप्शन सी इज कमर्शियलाइज्ड सोसाइटी, वाणिज्यिक समाज। या ऑप्शन डी इंपेरियल सोसाइटी, शाही समाज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अंडर डेवलप्ड सोसाइटी, ऑप्शन ए। क्योंकि ऐसी सोसाइटी अंडर डेवलप्ड सोसाइटी कहलाएगी जिसमें औपनिवेशिक दबाव या शासन के कारण जो विकास है वो बहुत ही स्लो होता है, डेवलपमेंट बहुत स्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज मॉरिस डी मॉरिस ऑब्जर्व्ड दैट, कि मॉरिस डी मॉरिस ने क्या देखा था? ऑप्शन ए द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज अ रीजन इन विच पर कैपिटा इनकम वाज रिलेटिवली लो इन द सेंचुरीज बिफोर 1800, भारतीय उपमहाद्वीप एक कारण था जिसमें 1800 से पहले की सदियों में प्रति व्यक्ति आय जो थी वो अपेक्षाकृत कम थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट है, कि वो इन पर कैपिटा इनकम जो थी वो रिलेटिवली हाई थी। ऑप्शन सी क्या कहता है कि द गवर्नमेंट एंड द कल्टीवेटर्स वुड हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि सरकार और काश्तकारों का सीधा संबंध। या ऑप्शन डी द लैंड रेवेन्यू अंडर द प्रीसीडिंग इंडियन राइम्स वाज अ फिक्स्ड शेयर ऑफ क्रॉप, कि पूर्ववर्ती भारतीय शासन के तहत भूमि राजस्व फसल के हिस्से के रूप में तय किया गया था। तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ऑप्शन ए। द मॉरिस डी मॉरिस जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भारतीय उपमहाद्वीप का कारण था जिसमें 1800 से पहले की जो सदी थी उसमें प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम जो थी वो रिलेटिवली लो थी। जो 1800 से सन 1800 से पहले की अगर बात करें तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड जमींदारी सिस्टम इन इंडिया थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट इन 1793, निम्नलिखित में से किसने 1793 में स्थायी निपटान अधिनियम के माध्यम से भारत में जमींदारी प्रणाली की शुरुआत की? चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन इज लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी थॉमस मिनरो, ऑप्शन सी इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, या ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। तो सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इन्होंने 1793 में जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था थ्रू परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, स्थायी निपटान अधिनियम के तहत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 13 इज वेयर वाज द परमानेंट सेटलमेंट इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड, कि परमानेंट सेटलमेंट शुरुआत में कहां शुरू किया गया था आपको ये बताना है। आपके पास चार विकल्प हैं जिसमें ओडिशा या बिहार और बिहार, दूसरा ऑप्शन है बंगाल और बिहार, ऑप्शन सी है ओडिशा एंड बंगाल, एंड ऑप्शन डी इज बिहार एंड ओडिशा। तो जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, बंगाल एंड बिहार। बंगाल और बिहार में जो है वो इनिशियली इंट्रोड्यूस हुआ, पहले बंगाल में फिर बिहार में, इसके बाद उड़ीसा में, और ऐसे ऐसे फैलता हुआ नॉर्दर्न पार्ट्स में फिर मतलब आगे को बढ़ा था। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसे बंगाल के स्थायी निपटान के रूप में भी जाना जाता है। इसने भूमि से उठाए जाने वाले राजस्व को, कि जो भी रेवेन्यू था उसको ठीक करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाली जमींदारों के बीच समझौता किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो परमानेंट सेटलमेंट था इसको क्या परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। और इसका मेन एम क्या था? इसका एम था कि जो भी भूमि से उठाए जाने वाला जो भी रिवेन्यू था उसको फिक्स करने के लिए इसने ईस्ट इंडिया कंपनी और जो बंगाली जमींदार थे उनके बीच इन्होंने एग्रीमेंट किया था, उनके बीच समझौता किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 14 इज हु इंट्रोड्यूस्ड रयतवारी सिस्टम इन इंडिया, कि भारत में रयतवारी प्रणाली की शुरुआत किसने की? चार विकल्प आपके पास हैं। ऑप्शन ए है आपके पास लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी इज थॉमस मिनरो, ऑप्शन सी इज वॉन हेस्टिंग, एंड ऑप्शन डी इज लॉर्ड बेंटिक।
तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन बी, थॉमस म्यूनरो। सर थॉमस म्यूनरो द्वारा 1820 में मद्रास प्रेसिडेंसी में रुतवारी प्रणाली लागू की गई। तो आपसे सन पूछा जाए तो सन भी आपको याद रखना है कि 1820 में ये शुरू हुई थी, और इसको इंडिया में शुरू किसने किया था? थॉमस म्यूनरो ने किया था, एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास प्रेसिडेंसी। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन दीवानी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी या उसको बोलेंगे हम नागरिक प्रशासन अधिकार प्राप्त किए थे? तो चार ऑप्शन आपके पास है। पहला विकल्प है 1755, दूसरा है 1756, ऑप्शन तीसरा जो है वो है 1764, या ऑप्शन डी 1765। तो सही जवाब जो है वो है इसका ऑप्शन डी 1765 वर्ष में। तो इसी के साथ ये यूनिट थी, इसके इंपॉर्टेंट जो थे क्वेश्चंस वो मैंने आपको कवर करवाए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको मैं बहुत जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट जो यूनिट्स हैं उन पर जल्दी जल्दी मैं वीडियो डालूं, ताकि आपका कंटेंट जल्दी से कवर हो जाए। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। बाय बाय, थैंक यू।